उसके बाद फिर एक और है कंसेप्ट यहाँ पे, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट्स बताना है। पार्ट्स हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और हाइपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। अमिगडाला, हाइपोथैलेमस। वेरी गुड। एंड अगर हम लोग देखें इसमें हिप्पोकैम्पस का फंक्शन अदर देन इमोशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या बात है, ये वेरी गुड। लगता है सबने जो है बहुत ध्यान से पढ़े। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो लास्ट क्लास में हम लोग हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस देख रहे थे और इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस भी देखना था। तो पहले तो ये बताओ कि हाइपोथैलेमस में जो फंक्शंस हम लोगों ने देखा है कल, इसमें कहीं पे भी हम लोगों ने स्वेलोइंग सेंटर या वोमिटिंग सेंटर देखा है? सोच के बताना। स्वेलोइंग सेंटर और वोमिटिंग सेंटर, सोच के। नो सर। हाँ, नहीं देखा है हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या सैटाइटी और हंगर सेंटर देखा है? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सैटाइटी सेंटर और हंगर सेंटर हाइपोथैलेमस है? यस यस सर। ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चंस देखने थे हमें, तो कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर इज इन मेड्यूला, while यस सर। while satiety center is in hypothalamus. ट्रू। Yes, ट्रू। ठीक है। इनफैक्ट आप लोगों ने ये तो जरूर AITS के लिए भी देखा होगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है वोमिटिंग सेंटर हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ नहीं देखा। हाइपोथैलेमस का एकदम कोई भी फंक्शन वोमिटिंग से रिलेटेड नहीं होता है। और आपको याद है हम लोगों ने जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर देखा था, तो वहां पे एक और पॉइंट देखा था कि जो सेंटर हमें खिलाएगा वही वोमिट भी करवाएगा। यानी कि अनदर क्वेश्चन इज दैट स्वेलोइंग सेंटर, स्वेलोइंग या डीग्लूटिशन सेंटर, deglutition center is in medulla, ट्रू। while hunger center is in hypothalamus. ट्रू सर। Yes, ट्रू। absolutely true. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है ये भी बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट, ये भी सही है। और हमें ये भी पता होना चाहिए स्वेलोइंग या डीग्लूटिशन सेंटर बिल्कुल हाइपोथैलेमस नहीं करना है। हंगर और सैटाइटी है इसमें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब इसी पे और क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, दैट इज लिबिडो। लिबिडो इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम कॉम्प्लीमेंट एंडोक्राइन सिस्टम एंड वाइस वर्सा। ठीक है, थोड़ा सा सोचो ये दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट वाला ट्रू। फर्स्ट वाला ट्रू। ओके, ठीक है। सो यू आर टेलिंग कि लिबिडो सही है, ठीक है। And सेक्सुअल डिजायर next- कहते हैं इसको। हाँ, वेरी गुड। देखो आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग लिबिडो देखें, लिबिडो इज जस्ट इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड ही है, और इसका दूसरा नाम होता है सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर एंड अराउजल ये है हाइपोथैलेमस का फंक्शन, यस सर। तो बिल्कुल ये ट्रू होगा। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखना है। कहा जा रहा है कि नर्वस सिस्टम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को, और एंडोक्राइन सिस्टम कॉम्प्लीमेंट करते हैं नर्वस सिस्टम को। बहुत ही सोच के आंसर देना, कल के हमारे लेक्चर्स पे ही ये क्वेश्चन है और हाइपोथैलेमस के फंक्शन पे भी ये क्वेश्चन है।
मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम को हेल्प करते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है। तो अगर जो भी आप जो भी आंसर दोगे ट्रू या फॉल्स, तो इसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक दो एग्जांपल दे सकते हो या फिर आप जस्टिफाई भी करोगे। यस, ट्रू। ओके, ठीक है। एक्चुअली ट्रू ही है, लेकिन फिर द थिंग इज वही जस्टिफाई करना है आप लोग को। सर आपने हाइपोथैलेमस में एक पॉइंट लिखवाया था, न्यूरो हार्मोन से ये सीक्रेट करते हैं हाँ एडीएच। हाँ हाँ, फैंटास्टिक, और एंडोक्राइन। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगना चाहिए, तभी मैं कह रहा था ये वाला पॉइंट बिल्कुल आपने सही बताया है। मोर देन 100% राइट, वेरी गुड। तो ये न्यूरो हार्मोन्स क्या है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर एक फिजियोलॉजिकल काम पूरा क्या हो रहा है यहाँ, एडीएच का सिक्रीशन, तो इसमें नर्वस सिस्टम हेल्प कर रहा है एंडोक्राइन सिस्टम को। नाउ आपको एक और बात याद रखना है, ये तो एक है ही एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, स्लीप सेंटर। स्लीप सेंटर, आप लोग को याद है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम लोगों ने एक हार्मोन देखा था, मेलाटोनिन, याद है? Yes, sir. Yes. और आपको याद है हम लोगों ने ये देखा था, मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और Yes, याद है sir. मैंने आप लोग को ये पॉइंट भी बताया था कि अगर मानो कोई पेशेंट इंसोम्नियाक है, यानी कि अगर उसको स्लीपलेसनेस है, तो उसको रात में दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफैन होता है, अमीनो एसिड, और ट्रिप्टोफैन मेलाटोनिन बनाने में हेल्प करते हैं, याद है? यस सर। Yes, sir. नाउ एक तो वो बायोमोलिक्यूल्स के पॉइंट थे, यानी कि हार्मोन स्लीप में हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और हाइपोथैलेमस भी स्लीप में हेल्प करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हार्मोन और नर्वस सिस्टम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो है ये प्रोसेस है स्लीप। जैसे कल मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था, सियाचिन सोल्जर जो थे जिनको इंसोम्निया हुआ पड़ा था, एंड फॉर मंथ्स एंड 3 मंथ्स से जिन्होंने जो है जो सोए ही नहीं थे, तो उनका हम लोग क्यों एक्शन पोटेंशियल जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं हाइपोथैलेमस के। अच्छा, अगर सपोज करो कि उनका हाइपोथैलेमस बिल्कुल नॉर्मल आए, तब तो उनको स्लीप होना चाहिए था बिल्कुल पैटर्न। यस सर। लेकिन ऐसे भी तो सिनेरियो हो सकते हैं कि हाइपोथैलेमस नॉर्मल है, फिर भी द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ स्लीपलेसनेस जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेलाटोनिन। बिल्कुल ऐसा कहना सही है, मोर देन 100% सही है कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है और एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक और एग्जांपल देखो, और इसी पे ही एग्जांपल है और भी, कौन सा? सेक्सुअल डिजायर, अराउजल। नाउ कैसे? तो आपने शायद 9th-10th में अगर पढ़ा हो, बहुत लोग जो है इवन आईसीएसई के अगर हैं और सीबीएसई में भी कुछ पॉइंट्स थे, तो आपने हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तो सुने ही होंगे, और एस्ट्रोजन भी सुने होंगे हार्मोन। तो यस सर। इन दोनों के भी फंक्शन आपको ध्यान रखना है। मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है? एक ये भी है, दैट इज सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर, और फीमेल में ईस्ट्रोजन इज रिस्पांसिबल फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर। तो ये सेक्सुअल अराउजल में हेल्प कर रहे हैं ये हार्मोन। हाइपोथैलेमस को भी फॉर, तो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स है वो भी सेक्सुअल डिजायर के लिए फेवरेबल है, और ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं इनको भी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो एक तो आपने जो बिल्कुल सही एग्जांपल दिया न्यूरो हार्मोन, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट
आंसर दिया है। एक ये एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज सेक्सुअल डिजायर, और तीसरा एग्जाम्पल है स्लीप। ये सारे एग्जाम्पल्स किस बात को जस्टिफाई करते हैं कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, और भी क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, और आप लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया, मतलब मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि जो ड्रॉपर बैच अगर मैं देखूं और अगर जो मैं चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनसे आप ज्यादा अच्छा आंसर दे रहे हो। इसमें अधिकतर क्वेश्चन वहां के स्टूडेंट ने रॉन्ग करा है यही क्वेश्चन में। वेरी गुड, इसका मतलब आपने पढ़ाई किया है। अब इसी पे एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन हाइपोथैलेमस resets the thermostat center and elevates body temperature। ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं इनसे भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। उनका आंसर है कि ये फॉल्स है, और उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि सर हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में देखा है वो ये देखा है कि हाइपोथैलेमस जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है, यानी कि दैट इज दिस थर्मो रेगुलेशन। तो ये एलिवेट नहीं करेगा टेम्परेचर को, ये रीसेट नहीं करेगा, ये हमेशा 37 डिग्री पे ही रखेगा। ये उनका एक्सप्लेनेशन है। आपको सोच के बताना है कि वो सही कह रहे हैं या गलत, और आपका क्या पर्सपेक्टिव है, व्हाट डू यू फील, ट्रू है या फॉल्स है। मैंने उनका पर्सपेक्टिव बता दिया है, ये आपको सोच के बताना है इसके आंसर। सर ट्रू है ये लास्ट ट्रू है। ओके, ठीक है, बाकियों को भी थोड़ा सोचने दो, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं आंसर, कोई बात नहीं। हाँ बताओ, ट्रू क्यों लग रहा है? क्योंकि आंसर यस, वेरी गुड, ये ट्रू है, बट देन एक्सप्लेनेशन। सर जैसे इन्फेक्शन हुआ तो कुछ डैमेज पार्ट होगा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बॉडी को एक्स्ट्रा सेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए ज्यादा, मतलब नॉर्मल से ज्यादा में एनर्जी चाहिए शरीर को, तो बॉडी को, तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ज्यादा वेंटिलेशन चाहिए। नहीं इससे बच्चे, बॉडी का लेकिन ये जो तुम, ठीक है मैं एग्री कर रहा हूँ आपके बातों से, लेकिन आप ये देखो ना, ये तो फिर ये सिग्निफिकेंस हुआ ना इसका, आप जो कह रहे हो। देखो अब मैंने क्यों उनका दूसरे स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव बताया है, तो उनकी बातें तो सही लग रही हैं, वो भी तो अपनी तरह से सही कह रहे हैं कि ये थर्मोरेगुलेशन सेंटर अगर कहा जा रहा है हाइपोथैलेमस को, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ये बात कहें कि हाइपोथैलेमस विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। पैथोलॉजिकल नॉर्मल स्टेट में मेंटेन करता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो जब बॉडी की रिक्वायरमेंट हो तब इंक्रीज भी होता है, जैसे फीवर भी होता है कई इनलाइन डिजीज के कारण। हाँ ठीक है, ओके, मतलब आपका ये कहना है कि अगर जो जैसे हम लोग ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि थर्मो रेगुलेशन सेंटर है, तो ये फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं ये पैथोलॉजिकल कंडीशन की, यही आप कह रहे हो? इज इट? यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आंसर, वेरी गुड, एग्जैक्टली।
और कोई जस्टिफिकेशन? ये पॉइंट तो आपने मोर देन 100% सही बताया है। और कुछ? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। देन others, any other point? ठीक है वर्षा, आपने मोर देन 100% सही बताया। एग्जैक्टली यही आंसर भी है। जब कहा जाता है, अब देखो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन से हैं, आप उसमें हाइपोथैलेमस ही करोगे आंसर, बिल्कुल हाइपोथैलेमस आंसर होगा। लेकिन ऐसा कहना कि ये थर्मो रेगुलेशन सेंटर है, यानी कि 37 डिग्री पे मेंटेन करते हैं, ये बात हम लोग तब कहते हैं जब हम लोग ये देखें कि दैट इज द पर्सन इज इन फिजियोलॉजिकल स्टेट। जैसे वर्षा, आपने मोर देन 100% सही बात ये बताया है। जैसे अगर हम लोग बात ही करें कल की, जैसे हम लोग कल कह रहे थे, अगर ठंड का मौसम है तो अभी भी 37 डिग्री पे हमारा बॉडी टेम्परेचर है, और वही अगर गर्मी का मौसम रहे तो उस समय भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये तो तब ना जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब हमारा बॉडी नॉर्मल है। लेकिन अगर मानो एबनॉर्मेलिटी आएंगे, तो एबनॉर्मेलिटी जैसे टिपिकल एग्जांपल इज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के समय में ये थर्मो रेगुलेशन सेंटर जो है वो 37 डिग्री पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली there has to be elevated body temperature. So this is totally case of abnormality. Fever is not a normal process. It is obviously abnormal. Now इसी से हमें एक और बात याद रखना है, यही हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये कहना कि हाइपोथैलेमस रीसेट्स द थर्मोस्टेट सेंटर बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इस क्वेश्चन से हमें एक और बात याद रखना है, दैट इज क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, वेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विल कंटेन थर्मोस्टेट सेंटर, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट सेंटर। तो हमें आंसर देना है हाइपोथैलेमस, और हमें पता होना चाहिए इसका फंक्शन क्या है, टू रीसेट द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रीसेट करना। समझ में आ गए क्वेश्चंस, अप्लाइड क्वेश्चंस जो फंक्शंस में पूछे जा सकते हैं हाइपोथैलेमस के, एवरीवन? यस सर। Yes. एक यस गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और में हम लोग आ जाते हैं, द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। इसको भी आप ध्यान से आंसर दोगे। हाइपोथैलेमस कंटेन्स ऑस्मोरिसेप्टर्स। ये आपको जस्टिफाई भी करना है, अगर ट्रू है फॉल्स जो भी व्हाटएवर आप देख रहे हो। क्योंकि अगर लास्ट क्लास आप देखो, हम लोगों ने कहीं ना ऑस्मो रिसेप्टर वर्ड तो नहीं देखा था, लेकिन सर ट्रू है ये? ट्रू सर, ये ट्रू है, और ये ना डिटेक्ट करता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज हो रहा है या नहीं। वेरी गुड, अगेन दिस इज ट्रू। और कुछ बॉयज भी कह रहे थे आंसर, और आपने बिल्कुल सही बताया कि ये डिटेक्ट करते हो ऑस्मोटिक चेंजेस, बट कुछ बॉयज भी ट्रू कह रहे थे आंसर, उनका क्या जस्टिफिकेशन है? सभी को ये थर्ड सेंटर है इसलिए। Yes, sir. वेरी गुड, फ्लूइड बैलेंस। थर्ड सेंटर है। और कुछ? और कुछ? सेंसिंग के लिए भी कैपेबल है। हाँ, थर्ड सेंटर तो है ही। आपको ये भी बताना है कि दैट इज एक और भी जो जो ये ऑस्मोटिक चेंज को ये डिटेक्ट कर ले रहे हैं, ये ऑस्मोटिक चेंज एक तो हो सकता है बिकॉज ऑफ थर्स्ट, यानी कि दैट इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। एक और कंडीशन बता सकते हो जब ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो सकते हैं, जिसको ये डिटेक्ट कर सकते हैं? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी तो ब्लड प्रेशर किसकी- किस- रेगुलेशन सर। हाँ, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी है। वेरी गुड। और ग्लूकोज रेगुलेशन में भी। very good, yes, who is that, who has answered this, who has told this answer, who? Very good, yes, अंजलि। who? Yes, Anjali, very good Anjali, you are right, absolutely, ग्लूकोज। तभी हम लोग कहते हैं ना कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने का काम जो है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और पैंक्रियाज
ये कहाँ से इनके रोल हम लोग देखते हैं? इनफैक्ट अभी तो हम लोग पिट्यूटरी पे नहीं आए हैं, बट देन अगर हम लोग देखें हाइपोथैलेमस का तो डायरेक्ट रोल है ही, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं तो उसको सेंस करने का काम हाइपोथैलेमस करते हैं। और आप लोगों ने मोर देन 100% सही कहा है कि इवन ब्लड प्रेशर दैट इज आल्सो रिलेटेड, बिकॉज शायद तभी जैसे इनफैक्ट इसको भी हम लोग एक डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके घर में कोई लंबा व्रत रखना चाहते हैं और उसमें उन्होंने ये डिसाइड करा है कि वो पानी भी नहीं पिएंगे, और अगर वो हाइपरटेंसिव है तो आप उनको जरूर सजेस्ट करो कि वो इस तरह का लंबा व्रत ना रखें, ना रखें। क्यों? क्योंकि अगर वो डिहाइड्रेटेड स्टेटस में रहेंगे, अगर वो डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो ये ऑस्मोरेसेप्टर्स जो हैं हाइपोथैलेमस के वो सेंस्ड होंगे, और उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर विल बी unnecessarily elevated in such cases. So better ask them not to go for any such things, या कम से कम उनको पानी तो जरूर पीना चाहिए। तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको डेफिनेटली आपको सजेस्ट करना है कि उनको पानी पीते रहना चाहिए। दे शुडंट बी इन डिहाइड्रेटेड स्टेटस या डिहाइड्रेटेड मोड। इतनी बातें हमें बहुत ही अच्छे से मालूम रहना चाहिए इन पे, मतलब ये अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ दिस हाइपोथैलेमस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गए सारे फंक्शंस हाइपोथैलेमस के? यस सर। यस। अच्छा, अब ये आप देखना, अगर आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें हाइपोथैलेमस के फंक्शंस पूछे जाता है। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हमारे टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे स्कूल एग्जाम में, और मेरे को याद है हम लोग सारे आंसर्स लिखते भी है, ये सब लिखते हैं, और ये इजी भी है याद रखना, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सारे फंक्शंस हाइपोथैलेमस के आप अच्छे से याद रखोगे, और ये सारे भाषण वहां पे भी जो है भर देना कॉपी में, अगर वो सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं तो। एवरीथिंग, ऑल दीज पार्ट्स, प्लस स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, ये एमिगडाला का पॉइंट। आप चाहो तो इस तरह से आप शो कर सकते हो, बॉक्स बना के, बॉक्स बनाओ, उसके बाद एरो दो, और उसके बाद फिर एक्सट्रीम इमोशंस फॉर एग्जांपल रेज लिखो, और उसके बाद फिर इमोशंस जरूर आप लिखोगे। ये इमोजीज वहां पे तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर आप जरूर वहां पे यू कैन राइट ऑल दीज आर इन्वॉल्विंग इमोशंस। ये सब क्वेश्चंस स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और हमारे जो है वो लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट शुड बी कवर्ड। और इनफैक्ट एंट्रेंस में भी इतने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट कि 12th में जाने के बाद बहुत कोई भूल जाता है, ऐसा ना हो, दैट शुडंट बी देयर। भूलना नहीं है, सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में भी रखने हैं। नाउ इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं और क्या क्या पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें ऑफ दिस ब्रेन, तो ब्रेन में हम लोगों ने देखा अभी तक बेसल गैंग्लिया देखा होगा, सेरिब्रम देखा होगा, थैलेमस देखा होगा, फिर हम लोगों ने देखा अबाउट दैट इज दिस बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स हम लोगों ने देखे होंगे, एंड ऑफ कोर्स सेरिब्रम के डिटेल हम लोगों ने देखे हैं। ये सारे पार्ट्स जो है हमें याद रखने हैं, फोर ब्रेन के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग ऑन मिड ब्रेन। तो आपको पहले इंप्रेशन में क्या लगेगा कि मिड ब्रेन जो है वो इतना ही बड़ा है जितना बड़ा फोर ब्रेन है? नहीं, उतना नहीं है इंफॉर्मेशन। मिड ब्रेन इज इनफैक्ट रिलेटिवली स्मॉलर पार्ट, मिड ब्रेन। लेकिन मिड ब्रेन के फंक्शंस आप देखोगे डे टू डे लाइफ से बहुत ही अच्छे से रिलेटेड है। सो लेट अस टॉक अबाउट मिड ब्रेन इन डिटेल। तो आपको याद रखना है मिड ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मेन स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ना कॉर्पोरा का मतलब होता है बॉडी,
क्वाड्री का मतलब होता है चार, जमाइना यानी कि लोब्स। तो इसका अगर हम लोग मीनिंग देखें तो व्हाट डज इट कम आउट टू बी? तो 4 lobes, there are 4 lobes present in midbrain, और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? अब अनदर पॉइंट विच योर सीनियर्स हैव डन मिस्टेक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, डोर्सल एस्पेक्ट में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग भूल जाते हैं। मिड ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स है ये आगे की तरफ नहीं होते, पीछे की तरफ होते हैं, डोर्सल एस्पेक्ट में प्रेजेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का ही लाइन है जो हमें अच्छे से मालूम रहना चाहिए। अनदर पॉइंट, इनका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन? तो ये जो 4 लोब्स हैं इनमें हमें पता होना चाहिए, जो 4 लोब्स हम लोग देख रहे हैं इनमें 2 लोब्स को हम लोग कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और 2 लोब्स को हम लोग कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो अभी आपको लगेगा कि ये सब डिफिकल्ट है, लेकिन अभी हम लोग इन सबको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करेंगे। टोटल 2 होते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और टोटल 2 होते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। और अगर आपको याद है, हम लोगों ने शुरू से ही पूरे 1 साल से हम लोग जो 11th क्लास स्टडी कर रहे हैं, तो अभी तक हमें पता होना चाहिए कि ये सुपीरियर इंफीरियर इंग्लिश वर्ड वाला नहीं है। इंग्लिश में हम लोग देखते हैं सुपीरियर जो ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर यहाँ देखें सुपीरियर का मतलब होता है जो ऊपर प्रेजेंट है, और इंफीरियर का मतलब जो नीचे प्रेजेंट है। और इसको रिलेटिव हम लोग मीनिंग देते हैं। जैसे हम लोग बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, चेस्ट इज इंफीरियर टू नेक, एब्डोमेन इज इंफीरियर टू चेस्ट, दैट्स व्हाट थिंग इज। यानी कि सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो है वो ऊपर प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। यानी कि चारों लोब्स एक ही प्लेन पे प्रेजेंट नहीं है, ये 2 ऊपर प्रेजेंट रहेंगे और 2 नीचे प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स व्हाट द थिंग इज। और ये सब को मिला के हम लोग मिड ब्रेन देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये समझना है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई के फंक्शन क्या होते हैं और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई के फंक्शन क्या होते हैं। तो अब इसको हम लोग डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करेंगे। तो फर्स्ट विल सी दैट इज सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का काम क्या होता है? दैट इज इट इज एसोसिएटेड विद विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स, तो आपको लगेगा विजुअल रिफ्लेक्स तो बहुत ही हाईफाई टर्म है, और जब भी मैं ये कहूँ कि ये विजुअल रिफ्लेक्स है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये तो हम लोगों ने सेरिब्रम में भी देखा था, विजन से रिलेटेड। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये देखा था सेरिब्रम में कि ऑक्सीपिटल लोब का काम होता है विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना। याद है कल हम लोगों ने देखा था। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे भी आपको यही लगेगा कि फिर ये कहाँ से आ गए, फिर तो ये विजुअल रिफ्लेक्स तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन विजुअल रिफ्लेक्स में सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का काम क्या होता है? तो इसका मेन काम होता है टू फिक्स आईज ऑन ऑब्जेक्ट, ये काम होता है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का। अब इसका हम लोग टिपिकल एग्जांपल देखेंगे डे टू डे लाइफ से। जैसे सपोज करो कि आप एक क्लासरूम में बैठे हो। नाउ लेट अस सी, ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं। ये एक बेंच का रो हो गया, और इसमें आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड सपोज करो, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज करो टीचर इस डायरेक्शन में जाए, कुछ पढ़ाते पढ़ाते जो है वो इधर चले जाए, तो आप इधर डायरेक्शन में देखते हो अपने टीचर को। और अगर सपोज करो आपके टीचर यहाँ आ गए, यहाँ पहुंच जाए, यानी कि इस डायरेक्शन में जाने लगे, तो आप अपने टीचर को इधर देखते हो। कभी आज तक आप नर्सरी से लेके अभी तक जितने भी क्लासेस, इतने ऑफलाइन जो इतने साल तक पढ़े हो, कभी ऐसा हुआ है कि आप अगर मानो टीचर यहाँ आ गए हैं तो आप इधर देखने लगो?
और अगर मानो टीचर यहाँ आ गए तो आप इधर देखने लगो। कभी ऐसे नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज यू नो, आप बहुत ही अच्छे से जानते हो वेयर टू फिक्स योर आईज वाइल लुकिंग। जैसे अभी भी आप जो क्लास में बैठ के ये देख रहे हो स्क्रीन पे, तो अगर आपको यहां पढ़ाया जा रहा है तो आप यही फोकस कर रहे हो। आप अपने आईज को कहां फिक्स यहां पे करे हुए हो। वाई? Because your superior colliculi knows where to fix your eyes. That is the function of superior colliculi. ठीक है? तो ये जो विजुअल रिफ्लेक्स देखते हैं ये एक लार्जर टर्म है, लेकिन इस रिफ्लेक्स में जो आईज का मूवमेंट है ऑब्जेक्ट पर, ये फंक्शन किसका है? दैट इज सुपीरियर कॉलिकुलाई का। ठीक है? तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एक क्वेश्चन रहेगा ये और दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये। यानी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट टू फिक्स आईज ऑन ऑब्जेक्ट, आंख बंद करके आप आंसर लिखोगे सुपीरियर कॉलिकुलाई। ये इसका इतना, ये जो हाई फाई टर्म विजुअल रिफ्लेक्स देख रहे हो उसका ये बेसिक मतलब है। ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरा, द सेकेंड वन दैट इज इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो इंफीरियर कॉलिकुलाई टोटल कितने हैं? 2 हैं, हम लोग जानते हैं अच्छे से कॉलिकुलाई। अब इसका क्या फंक्शन होता है? दैट इज ऑडिटरी रिफ्लेक्स। अब ये भी आपको लगे ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ये भी तो हाई फाई टर्म लग रहा है। अब आप याद करो कल का लेक्चर, कल हम लोगों ने साफ साफ ये बात पढ़ा था ऑलरेडी क्लास में कि जो ये साउंड होते हैं या ऑडिटरी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो हियरिंग इंफॉर्मेशन होते हैं, इसको एनालाइज कौन से एरिया ऑफ ब्रेन करते हैं? याद है? टेम्पोरल। हम लोगों ने टेम्पोरल लोब। यस, टेम्पोरल लोब में होता है। तो फिर ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब ये है, ये जो 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई हैं, इनका मेन काम होता है टू हियर साउंड फ्रॉम अ सोर्स। फ्रॉम अ सोर्स। अब इसको भी हम लोग डे टू डे लाइफ से समझेंगे कैसे ये, और इसका क्या मतलब है साउंड फ्रॉम अ सोर्स, मतलब क्या, व्हाट डज दैट मीन? जैसे सपोज करो, फिर से हम लोग इसको एग्जांपल में लेते हैं। वी हैव वन वर्चुअल, एक सपोज ये क्लासरूम है और आप यहाँ पे बेंच पे जो है वो बैठे हुए हैं, तो यू आर सिटिंग ऑन बेंच, यहाँ बैठे हुए। ठीक है? अच्छा, टीचर जो है वो यहाँ पे है, फिर वो व्हाट हैपेंड व्हाइल टीचिंग, ये ऐसे मूव करके यहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए, और इनके पास, इनके हाथों में वुडन डस्टर था, तो डस्टर जो है वो नीचे गिर गया ग्राउंड पे। तो जब ग्राउंड पे ये डस्टर गिर जाता है, तुरंत आपको पता चल जाता है, आपके कान को, कि ये सोर्स जो है, ये साउंड जो डस्टर का है वो यहीं से आ रहा है। कैसे भाई? ठीक है, ये बात तो समझ में आया कि जो ये टेम्पोरल लोब है वो ये एनालाइज कर सकते हैं बिल्कुल कि ये डस्टर की आवाज, लेकिन वो लोकेट नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन से आवाज आ रहा है। अब सिमिलरली आप देखो क्लास में कितने बार क्या होता है, इतने 1 साल जो आप यू हैव स्टडीड, तो कितने बार जो है आप देखोगे आपके थर्मस गिर जाते हैं क्लास में। तो आपको कैसे पता चल जाता है कि ये किस डायरेक्शन से आ रहे हैं ये आवाज? हाउ डू यू मेक आउट? तो ये पता करना कि थर्मस की आवाज है या फिर डस्टर की आवाज, ये तो पूरा किया टेम्पोरल लोब ने, लेकिन ये किस डायरेक्शन से आता है
ये किसका फंक्शन है? So that is the function of inferior colliculi. आप देख रहे हो entirely different function है inferior colliculi का as compared to temporal lobe. So different. अब और भी एग्जाम्पल आप लो, और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके? जैसे सपोज करो कि हम लोग एक अननोन जंगल में फंसे हुए हैं, सो वी आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, और ये पूरा जंगल हमारा अननोन है, हम लोग नहीं जानते, बस देयर इज लॉट ऑफ ट्रीज, द डेंसिटी ऑफ ट्रीज आर मच हायर। नाउ अब इसमें क्या हुआ कि हाथियों का झुंड जो है वो इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। सपोज करो कि ये 500 मीटर पे की दूरी पे है, 500 मीटर की दूरी पे तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें जो है वो दिखाई नहीं देंगे, और अगर मानो रात का टाइम है तो और नहीं दिखाई देंगे, और ये हमारे तरफ अप्रोच कर रहे हैं। फिर भी आप कैसे मेक आउट कर पा रहे हो कि ये साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है इनके झुंड का? इंफीरियर कोलिकुलाई की वजह से। इंफीरियर कोलिकुलाई। नाउ या सपोज करो हाथियों के जो आवाज होते हैं वो, और अगर हम लोग शेर की आवाज सुने वो, तो हमें पता कैसे चल जाता है कि अच्छा ये तो हाथी का ही आवाज है और ये शेर का ही आवाज है? That is Temporal. because of the टेम्पोरल की वजह से सर। वेरी गुड, टेम्पोरल लोब। लेकिन ये किस डायरेक्शन से आ रहा है ये हम लोग कैसे मेक आउट कर रहे हैं? सो टू मेक आउट द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड, ये फंक्शन होता है दैट इज इंफीरियर कॉलिकुलाई का। ठीक है, इतने सिंपल मीनिंग हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, और आपको याद रखना है ये इंफीरियर कॉलिकुलाई ये हाईली डेवलप्ड होते हैं इवन एनिमल्स में। नहीं चलता हमें कि वो इतने ज्यादा डेवलप्ड है, इट इज वेरी डेवलप्ड। बहुत बार द एनिमल इज टेकिंग रेस्ट एट वन प्लेस, अगर कहीं से भी थ्रेटनिंग उनको लगता है तो तुरंत ये अलर्ट हो जाते हैं, स्पेशली द वाइल्ड एनिमल्स, और तुरंत जो है वो ध्यान करने लगते हैं कि आखिर ये किस डायरेक्शन से आ रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलाई। सो इंफीरियर कॉलिकुलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आउट किस डायरेक्शन से जो है वो आवाज आ रहा है। इतने ही बातें हमें मिड ब्रेन में याद रखना है। सरप्राइजिंगली मिड ब्रेन में इतने ही स्ट्रक्चर्स। मिड ब्रेन इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल पार्ट एंड इट हैज ओनली 4 लोब्स। 4 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, और सिर्फ सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है जो कल हम लोगों ने देखा था उसका एक चैनल होता है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं होता है, बट हमें इतना भी याद रखना है बहुत ही अच्छे से। तो प्लीज रिमेंबर, तो हम लोगों ने क्या देखा है? मिड ब्रेन में 4 लोब्स होते हैं जिसको हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। ये डॉर्सल एस्पेक्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और इनमें 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं और 2 इंफीरियर, यानी ये एक ही प्लेन पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं, 2 ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और 2 नीचे प्रेजेंट रहते हैं। जिसमें जो ऊपर प्रेजेंट रहते हैं उनका काम होता है विजुअल रिफ्लेक्स, यानी टू फिक्स आईज ऑन ऑब्जेक्ट, जबकि जो हम लोग इंफीरियर कॉलिकुलाई देखेंगे इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ऑडिटरी रिफ्लेक्स। और ऑडिटरी रिफ्लेक्स में क्या? दैट इज टू हियर साउंड फ्रॉम अ सोर्स, टू मेक आउट कौन से डायरेक्शन में ये साउंड आ रहा है, दैट इज देयर। इतनी बातें हमें याद रखनी है अबाउट दैट इज मिड ब्रेन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे दैट इज हाइंड ब्रेन। लेकिन हाइंड ब्रेन इतना छोटा स्ट्रक्चर नहीं है जितना मिड ब्रेन है, यहाँ पे अच्छे खासे स्ट्रक्चर्स है, बट फिर भी आपको हाइंड ब्रेन थोड़ा सा रिलेटिवली यू विल फाइंड सम रिलीफ। व्हाई? बिकॉज हाइंड ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पहले से ही देखा हुआ है, खासकर मेडुला बहुत बार टर्म्स आया है। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट इज हाइंड ब्रेन। तो अब हम लोग जब हाइंड ब्रेन देखते हैं, के अंदर एक कैनल भी थी। कौन सा?
सेरेब्रल एडिक्वेट ऐसे हाँ, कुछ। ये मैंने बताया ना कि CSF का जो है वो एक नैरो चैनल होता है, तो ये वही है सेरिब्रल एक्विडक्ट, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं देखें, अभी ये कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर अलग से आएंगे टॉपिक वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन पे, ये उसमें आएंगे, वो मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। और ध्यान रखोगे वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्चुअली नैरो चैनल, एक नैरो चैनल है जिसके अंदर क्या होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो एक अलग टॉपिक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हम लोग देखेंगे, आई विल टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट आ जाते हैं दैट इज हाइंड ब्रेन, लेट अस टॉक अबाउट हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन का मतलब क्या है, जो रेयर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, यानी पीछे की तरफ जो प्रेजेंट है। और इसके हम लोग मेनली देखेंगे 3 स्ट्रक्चर्स, एक है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिबेल्लम, दूसरा है पोन्स, और तीसरा है मेड्यूला, ठीक है। इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर्स को हमें देखना है, तो वन बाय वन विल सी ऑल दीज थिंग्स। तो पहले आ जाते हैं ऑन दैट इज सेरिबेल्लम। सेरिबेल्लम, नाउ सेरिबेल्लम जो है जब आप देखते हो तो इसमें सेरिब्रम से कुछ सिमिलैरिटीज होते हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हमें दोनों चीजें देखना है, क्या क्या सिमिलैरिटीज है और कैसे कैसे ये डिफरेंट भी होता है। तो पहली बात तो आपको याद रखना है, सेरिबेल्लम जो है दैट इज एक्चुअली लिटिल ब्रेन, इसको हम लोग लिटिल ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग सेकंड ब्रेन नहीं कहते हैं, ध्यान रखोगे। नाउ इसी पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट cerebellum is also called as second brain, बिल्कुल गलत, false। क्यों? क्योंकि सेकंड ब्रेन क्या है, सेकंड ब्रेन एंट्रिक इज नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, यस, ENS। हाँ, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो कि ये प्रेजेंट रहते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, जो आप माइंट्रिक और मिसनर प्लेक्सस देखते हो, उनको हम लोग सेकंड ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा आप न्यूरॉन्स ENS में ही देखते हो। तो ध्यान रखोगे सेरिबेलम का दूसरा नाम लिटिल ब्रेन तो है, लेकिन सेरिबेलम का दूसरा नाम सेकंड ब्रेन नहीं है, एकदम हमें अच्छे से याद रखना है ये। नाउ अनदर पॉइंट वी शुड रिमेंबर, ये जो सेरिबेलम है ये जस्ट लाइक cerebrum is having two hemispheres, जैसे आप सेरिब्रम में 2 हेमिस्फेयर देखते हो, सिमिलरली cerebellum also has 2 hemispheres, 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, लेफ्ट cerebellar hemisphere and right cerebellar hemisphere, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज just like 2 cerebral hemispheres are joined by corpus callosum, वैसे ही यहां पे भी सिमिलरली 2 cerebellar hemispheres are joined by something called as vermis, तो यानी कि ये भी आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, नेक्स्ट अगेन सिमिलैरिटी, जस्ट लाइक सेरिब्रम हैज, बताओ आउटर व्हाइट मैटर होते हैं या ग्रे होते हैं? आउटर वाइट होता है। So outer gray matter and inner white matter. Similarly, cerebellum has this arrangement. यहाँ पे भी वैसे ही
अरेंजमेंट। तो ये तो सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट इज दैट इज बोथ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, दोनों के दोनों कॉन्वोल्यूशंस शो करते हैं, दोनों में कॉन्वोल्यूशंस होता है। तो ये सारे इनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हो इनफैक्ट कि ये सारे के सारे कॉमन फीचर्स है सेरिब्रम और सेरिबेलम के। तब तो हम लोग साफ साफ देख रहे हैं ये दोनों तो एक ही जैसे ही है। फिर इनमें फर्क क्या है, क्या इसमें फर्क आता है? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्क। फर्क आता है इनके फंक्शन में, फंक्शन। एंड अगर आप फंक्शन देखोगे सेरिबेलम का तो दैट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम, लिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये मेन फंक्शन होता है सेरिबेलम का। और ये इक्विलिब्रियम आप देखोगे इसमें आते हैं पहला दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब व्हेन बॉडी इज इन रेस्टिंग स्टेट या बॉडी इज नॉट इन मोशन। और दूसरा है डायनामिक, डायनामिक यानी कि व्हेन बॉडी इज इन मोशन, इज इन मोशन, उस समय जो इक्विलिब्रियम चाहिए। जैसे अब आपको लगेगा कि ये सब कितने हाई फाई चीजें हैं, लेकिन फिर से हम लोग इनको डे टू डे लाइफ से कंपेयर करेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे। पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आप तो एक टिपिकल एग्जांपल देखते हो क्लास में। जब आप क्लास में बैठते हो, जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते हो, कभी ऐसे नहीं होता है कि आप अपने फ्रेंड के ऊपर गिर जाओ, नहीं रहता है। व्हाई? बिकॉज योर सेरिबेलम नोज हाउ टू मेंटेन योर बॉडी व्हेन यू आर नॉट इन मोशन, यानी कि व्हेन यू आर इन सिटिंग पोस्चर। अभी भी जब आप बैठ के ये क्लास सुन रहे हो तो एक बार भी ऐसे नहीं हो रहा है कि आप लेफ्ट में गिर जाओ या राइट में गिर जाओ या आगे गिर जाओ। आराम से जहां बैठे हो आप वहीं पे बैठे हो। वाई? बिकॉज आपका सेरिबेलम जानता है कि बॉडी को स्टैटिक पोजीशन में कैसे इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है। दैट इज द फंक्शन। दूसरा आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम के तो इतने एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाइल वॉकिंग, चलना। कभी आपने ध्यान दिया कि जब हम लोग चलते हैं तो हमारे हाथ भी आगे पीछे होते रहते हैं? यस सर। तो जो हम लोग हाथ आगे पीछे करते हैं, नाउ अ पर्सन इज दैट इज वॉकिंग लाइक दिस। तो एक बार हाथ को ऐसे करेंगे, एक हाथ ऐसे, और ये चल रहे हैं। ऐसे क्यों? क्या ये रैंप वॉकिंग है या फिर ये मॉडलिंग के लिए या इसके लिए? तो है नहीं। तो व्हाई दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट? बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम व्हेन यू आर इन मोशन। जब आप चल रहे हो तो बहुत ही अच्छे से पता है सेरिबेलम को कि किस तरह के हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए ताकि बॉडी बैलेंस में रहे जब आप वॉकिंग कंडीशन में हो। या दूसरा एग्जांपल है स्टेयर केस पे चढ़ना। आप जब चढ़ते रहते हो स्टेयर केस पे तो कभी ऐसे गिरते नहीं हो। या अगर आपके केले के छिलके पे एक पैर अगर चला जाए आप तुरंत संभल जाते हो। Why? Because there is dynamic equilibrium controlled by cerebellum. तो हमारा सेरिबेलम ये भी जानता है कि इक्विलिब्रियम स्टैटिक कंडीशन में कैसे मेंटेन करें, और हमारा सेरिबेलम ये भी जानता है कि डायनामिक स्टेट में कैसे जो है हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे, दोनों में। नाउ अगला एग्जांपल, जैसे आप देखते हो योगासन। तो योगासन में सपोज करो कि आपने अपने बॉडी को, तो यू हैव डन लाइक दिस। तो ये क्या है? स्टैटिक पोजीशन पे आपने इक्विलिब्रियम मेंटेन करा है।
नाउ या दूसरा एग्जांपल आप देख लो, रनिंग। जब आप दौड़ रहे होगे उस समय भी आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल मेंटेन रहता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। तो ये दोनों टिपिकल एग्जांपल है ये बताने के लिए कि सेरिबेलम इक्विलिब्रियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज सो यूनिक फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। लेकिन फंक्शन सेरिबेलम का यही नहीं रुकता है, नेक्स्ट आ जाते हैं अनदर एक फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। इसमें भी हम लोग डे टू डे लाइफ से एग्जांपल समझेंगे। 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन मतलब क्या? जैसे सपोज करो 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन में आप एग्जांपल देखोगे डे टू डे लाइफ से। जैसे अगर हम लोग अभी आंख बंद कर लें और सामने रखा पेन उठाया जाए, तो पेन जब आप उठाओगे, आंख बंद कर लोगे, फिर भी आपको पता रहेगा कि पेन वर्टिकली ओरिएंटेड है या हॉरिजॉन्टली। कैसे? हम लोग तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे पता चल जा रहा है? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन क्या है इसका। या और क्या एग्जांपल हो सकता है 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन का? सो दैट इज पानी का ग्लास। कभी आपने सोचा है कि जब आप पानी का ग्लास उठाते हो पानी पीने के लिए, तो आपको कभी ये सोचना पड़ता है कि पानी का ग्लास मेरे को इतने एंगुलेशन पे उठाना पड़ेगा, तब जाके मेरे मुंह के पास आएगा, फिर मेरे को ग्लास धीरे धीरे ऊपर करना है ताकि पानी जो है वो माउथ के अंदर जाए? कभी ऐसे रहता नहीं? कभी ऐसे नहीं हुआ है कि आप जब पानी का ग्लास उठाओ तो पानी अपने सिर पे डाल लो पानी पीते समय? कभी ऐसे नहीं होता है। Why? Because of this 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। या और एग्जांपल क्या है 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन का? आपने बहुत सारे टैलेंटेड लोग ऐसे देखे होंगे जिनको भरतनाट्यम डांस भी आता है, कुचिपुड़ी डांस भी आता है और भांगड़ा भी आता है। हाउ? एक ही इंसान भांगड़ा और कुचिपुड़ी डांस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। अगर आप कभी देखोगे यूट्यूब पे साउथ इंडिया के जो ये फोक डांस होते हैं, जो रीजनल डांस होते हैं, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन इज सो मच इम्पोर्टेंट देयर। तो डांस करते समय आप देखोगे कैसे 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन रहता है। या आप टिपिकल एग्जांपल देखो, डांस भी अगर छोड़ दो और एग्जांपल देखो, शादी के समय जो बाराती डांस करते हैं 2-2 3-3 घंटे तक, तो क्या है? यस सर। So that is what this is typical example of 3 dimensional orientation. या और एग्जांपल आप देखो 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन का, साइकिलिंग। जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो हमें ये बहुत ही अच्छे से पता रहता है कि जब टर्न आता है तो कितना टर्न करने पे साइकिल बिना गिरे हुए लेफ्ट टर्न हो जाएगा। कैसे पता चल जाता है? हम लोग सोचने तो नहीं जाते हैं कि इसको इतने एंगुलेशन पे रख देना चाहिए, तो ये तो सोचा जाए तो 5 से 10 मिनट इसी में लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं सोचते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन। तो ये सारे एग्जांपल्स 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन के क्यों हो रहे हैं सेरिबेलम? सर ये 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन किसी में कम भी हो सकता है? यस, हो सकता है। मैं अभी बताऊंगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स है, अभी मेरे को और भी बताने दो, बहुत सारी चीजें हैं। और एग्जांपल्स क्या है सेरिबेलम के इस फंक्शन के 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन? क्लैपिंग, क्लैप करना। तो जब आप ताली ये करोगे, कभी ऐसे नहीं होता है कि जब आप ताली बजा रहे हो तो उसके बाद फिर जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है ये टकराए ही ना। कभी ऐसा हुआ है कि आपको जब कहा जाए क्लैप करने के लिए तो आप इनको ना टकरा के जो है वो एक हाथ ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया और पता ही नहीं चल रहा कि किस डायरेक्शन में लेके जाए कि एक ताली बज जाए? व्हाई ऑल दीज थिंग्स? दिस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशन ओरिएंटेशन। क्योंकि आपको पता है कि किस डायरेक्शन पे हाथ को ले जाना है कि 3 डायमेंशन में क्लैपिंग पूरा होगा।
please remember all these things: cycling, clapping, dancing on different folk style, drinking glass of water, ये सारे एग्जांपल्स 3-dimensional ओरिएंटेशन के, और सारे में आप देखोगे रोल इज ऑफ सेरिबेलम, सारे, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अब हम लोग इसमें 2 क्वेश्चंस देखेंगे और भी एक क्लैरिटी से देखेंगे कि ये 3-dimensional ओरिएंटेशन भी कितना इंटरेस्टिंग फंक्शन है सेरिबेलम का। एक क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज दैट cerebellum helps in involuntary control of 3D orientation, but may involve learning in their early stage of life. ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, balance is maintained by both cerebrum and cerebellum। ये 2 क्वेश्चन हमें समझना है बहुत ही ध्यान से। Sir, first false. नहीं, so I will explain। ठीक है, ये क्वेश्चंस this is somewhat tricky। ये मैं एक्चुअली आप लोगों से पूछ नहीं रहा, तो मैं क्वेश्चन लिख के I will explain। इसका रिलेशन ये जो हम लोगों ने फंक्शंस अभी देखा है इसी से है, लेकिन पहले हमें समझना है इन क्वेश्चंस को। अब वापस हम लोग फंक्शंस में आ जाते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने 2 फंक्शंस देखे हैं सेरिबेलम के। एक फंक्शन हम लोग देख रहे हैं इक्विलिब्रियम, और दूसरा फंक्शन हम लोग देख रहे हैं 3-dimensional ओरिएंटेशन। तो हमें फंक्शन तो समझ में आ गया, ये इक्विलिब्रियम दोनों तरह के हैं, डायनामिक और स्टैटिक दोनों, और 3-dimensional ओरिएंटेशन भी, ये सारी चीजें समझ में आ। लेकिन अब जब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो उसके बाद फिर आपको लगेगा कि दिस इज एंटायरली जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन बट देन लेट अस ट्राई टू रीफिगर, फिर से हम लोग इनको ट्राई करेंगे समझने की। जैसे आपको याद होगा कल हम लोगों ने देखा था कि सेरिब्रम में एक एरिया है जो कि वॉल्यूंटरी मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आपको याद होगा कल हम लोगों ने देखा था। तो वॉल्यूंटरी एक्शंस के लिए तो वो है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पानी का ग्लास उठाना, ये तो वॉल्यूंटरी एक्शन है। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे फंक्शन होना चाहिए? क्योंकि ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर तो एक वॉल्यूंटरी एक्शन है, तो ये वॉल्यूंटरी एक्शन क्या यहाँ पे होगा इसका फंक्शन? ये तो सेरिब्रम में होना चाहिए। देन ये बिल्कुल सही है यहाँ पे लिखना कि ये ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर बिल्कुल फंक्शन है सेरिबेलम का। कैसे? हाउ? बिकॉज जैसे अगर आप ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास जब आप उठा रहे हो, तो इस एक्शन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वॉल्यूंटरी भी और इनवॉल्यूंटरी भी, दोनों। वॉल्यूंटरी तो ये है ही, क्योंकि जब मर्जी करेगा तभी हम लोग पानी जो है पानी का ग्लास उठाएंगे। तो ये तो वॉल्यूंटरी मोटर एक्शन हो गए जो सेरिब्रम का फंक्शन है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन क्या हम लोग कभी ये सोचते हैं कि हमें इस एंगुलेशन पे लाना पड़ेगा, इसको 45 डिग्री जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन से टर्न करना पड़ेगा?
तब जाके पानी मुंह के अंदर जाएगा, ये तो हम लोग सोचते ही नहीं। तो ये जो एक्शन है इस वॉलंटरी एक्शन में, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन। ये इनवॉलंटरी एक्शन किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है सेरिबेलम का, ये सेरिबेलम का ही फंक्शन है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि सेरिबेलम हेल्प्स इन इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन, यहां तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली मोर देन 100% ट्रू स्टेटमेंट, अ बिग ट्रू, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है ये बात। किसी वॉलंटरी एक्शन में हम लोग कभी भी ये नहीं देखते हैं कि इनवॉलंटरी कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। जैसे अब आप और थोड़ा ऊपर आओ और वापस इस एग्जांपल में आ जाओ, ये क्या है? वॉकिंग, ये भी तो वॉलंटरी एक्शन है। तो इसमें ये सेरिबेलम का फंक्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन तो सेरिब्रम का है, वॉलंटरी है, मोटर एक्शन। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि ये सेरिबेलम का एक्शन है। क्यों? क्योंकि क्या हम लोग कभी भी हाथ का मूवमेंट ये वॉलंटरी देखते हैं? क्या हम लोग कॉन्शियसली हाथ को आगे पीछे करते हैं? नहीं, ये हमें हाथ आगे पीछे करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो खुद से ही होते रहते हैं। क्या आप ये सोचते हो कि जब आपको वॉक करना है तो मेरे को हाथ को इतने एंगुलेशन पे लाना पड़ेगा, वर्टिकल प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन से मेरे को इतना एंगुलेशन लाना पड़ेगा, तब जाके मैं स्टेबल रहूंगा? नहीं। व्हाई? क्योंकि इसमें भी देयर इज इनवॉलंटरी कंपोनेंट व्हिच इज डेफिनेटली कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। तो यहां तक ये लाइन बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अब लेकिन फिर आगे भी देखते हैं, बट मे इन्वॉल्व लर्निंग इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे ये क्या है। अब जैसे हम लोगों ने ड्रिंकिंग ग्लास ऑफ वाटर एग्जांपल देखा सेरिबेलम का, आप 1.5 साल के बच्चे को एक पानी का ग्लास उठा के दे दो, क्या वो पानी ठीक से पी पाते हैं? नहीं। आपने ध्यान से देखा होगा उनको, तो पानी का ग्लास जब मुंह के पास लाएंगे भी तो जितना पानी वो पिएंगे नहीं, उनसे ज्यादा तो जो है वो कॉर्नर ऑफ माउथ से गिरा देंगे। उनसे पानी का ग्लास जो है वो स्टेबल होके हाथ में रह भी नहीं पाता है। व्हाई? बिकॉज दिस एक्शन इन्वॉल्व्स लर्निंग इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। इसी बच्चे को आप सीढ़ी पे छोड़ो, ये नया नया चलना सीखा है, इसको सीढ़ी पे छोड़ दो, आप देखो वो कितने ध्यान से जो है वो सीढ़ी को चढ़ेगा। कभी आप ध्यान देना, वो चढ़ना चाहेगा लेकिन बहुत ध्यान से देखेगा कि मेरे को कैसे स्टेप ऊपर करना है। तो what that child is doing? So he is having learning in his early stage of life. और एग्जाम्पल आप देखो, उस बच्चे को कहो क्लैप करने के लिए, उसको 5 बार सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं हाथों को जो है वो अपने अगेंस्ट, दोनों हाथों को अगेंस्ट लाऊं। उसको बोलो साइकिलिंग करने के लिए, तो उसको साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा। उसको बोलो भांगड़ा और कुचिपुड़ी डांस करके दिखाया। He has to think twice to have 3-dimensional orientation. तो ये जितने भी आप एक्शंस देख रहे हो, they all involve learning in their early stage of life. ठीक है, अब बताओ ये स्टेटमेंट, what do you feel? True. True. True, True. Absolutely. This is more than 100% right. True, sir. बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको भी हम लोग समझेंगे, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन है, बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय बोथ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका भी हम लोग डे टू डे लाइफ से एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद समझेंगे। जैसे आपने कभी ये चीज नोटिस करा है
आप में से हो सकता है कोई ना कोई जरूर स्विमिंग कभी ना कभी किए होंगे। जैसे सपोज करो कि आप स्विमिंग करने के लिए एक स्विमिंग पूल में एंटर हुए और स्विमिंग पूल का जो वाटर लेवल है वो हम लोग मान के चलते हैं, तो लेट अस टेक वाटर लेवल जो है वो कमर तक है, लाइक दिस। ठीक है, ये स्विमिंग पूल का पानी है। अब आप इसको ये कहो, इस बंदे को कहो कि आगे चलो, तो क्या ये बिल्कुल वैसे ही चल पाएंगे जैसे ये टेरेस्ट्रियल लैंड पे प्रेजेंट है और वहां पे चल सकता है? नो सर। नहीं। नो सर। अब इनको चलना है आगे, इनको आगे चलना है। ठीक है, आपने कभी नोटिस करा है अगर इनको आगे चलना है और अगर इनको यहीं अगर स्टैंड करना है तो इनको अपने दोनों पैरों के बीच का लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। पहले ये ऐसे हैं, नेक्स्ट अब ये कैसे रहेंगे, तो he would be like this। आपने कभी नोटिस किया ही, कभी अगर Yes, आप sir. नदी में Yes, sir. उतरे हो तो अपने आप को स्टेबली खड़े होने के लिए आपको पैरों के बीच का लेंथ इंक्रीज करना पड़ता है। क्यों भाई? क्योंकि जब हम लोग पानी में प्रेजेंट हैं तो उसके बाद सेरिबेलम अकेले सफिशिएंट नहीं है बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, तो हमें इनवॉल्यूंटरी कंपोनेंट पे नहीं अपने वॉल्यूंटरी कंपोनेंट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा ताकि हम लोग इक्विलिब्रियम में हो। तो यहाँ बताओ, यहाँ किसका ज्यादा रोल है, सेरिबेलम का या सेरिब्रम का? Cerebrum का. यस, सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, इनफैक्ट यस सर। सो यही नहीं, आप जब क्लिनिकल सेटिंग में आओगे और ऐसे पेशेंट मैंने देखे, मतलब यू वुड बी सरप्राइज टू नो, तो जब मैं इंटर्न था तो ऐसे भी पेशेंट आते थे who had dysfunctional cerebellum, cerebellum उनका खराब है, और आपको पता है वो क्लिनिक में एंटर कैसे होते हैं, उनके पैरों के बीच का लेंथ हमेशा ज्यादा रहेगा। वो ऐसे चलते हैं कि उनके पैरों का लेंथ जो है के बीच का जो ये लेंथ रहेगा, ये एक तरह से आप कह सकते हो परमानेंटली ज्यादा ही रहते हैं, क्योंकि अगर उनका सेरिबेलम खराब है तो उनको पूरा का पूरा सेरिब्रम पे ही आश्रित होना पड़ता है अपने बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए। तो हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट दोनों ही है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक जो है ये वॉलंटरी एक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट, वॉलंटरी कंपोनेंट, और दूसरा किसके लिए इन्वॉल्व है? इनवॉलंटरी। ठीक है, और ये जो इनवॉलंटरी है इनमें डेफिनेटली देयर इज लर्निंग इन द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। तो अब बताओ ये आंसर, अब बताओ क्या है, बैलेंस मेंटेन बाय बोथ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। True, sir. यस, ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। ट्रू सर। यस, समझ में आया ये सारी चीजें अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ दिस सेरिबेलम से रिलेटेड? यस सर। यस और सर। आप देख रहे हो कि ये सारे कितने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, एग्जैक्टली। और इनफैक्ट जब आप पेशेंट्स देखोगे तो आपको साफ साफ पता भी चलता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके हिस्ट्री होते हैं रोड एक्सीडेंट के, और उसके बाद फिर इनके इस तरह के क्लिनिकल फीचर्स देखे जाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन सेल्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि एक बार डैमेज हो जाते हैं तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। सो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स जो हैं
ये वापस से अपने नॉर्मल लाइफ को रिटेन नहीं कर सकते हैं। That's what thing is. इतने सारे हमें फंक्शंस याद रखने हैं, दैट इज सेरिबेलम के। मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है और 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन में हेल्प करता है। लेकिन वॉलंटरी मूवमेंट के लिए ये इन्वॉल्व नहीं है, ये वॉलंटरी एक्शंस के लिए नहीं। उनका जो इनवॉलंटरी है कंट्रोल, वो सेरिबेलम जो है वो मेक आउट करते हैं। अब मेरे ख्याल से एक अल्टीमेट क्वेश्चन वो आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। अल्कोहल affects and depresses action of cerebellum. True. मेरे True. ख्याल से sir. True, sir. definitely this funny and True, answer. sir. Yes, you know. बिल्कुल True. absolutely. और तभी आपको पता है कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं या इस तरह के जो शराबी होते हैं, उनको अपना चाल चलन नहीं पता रहता कि इस डायरेक्शन में जाएंगे एंड व्हाट इज दैट। इनमें 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन बिल्कुल ही नहीं रहता है। और अगर जब ये चलते भी रहते हैं तो इनको पूरा का पूरा सेरिब्रम पे ही आश्रित होना पड़ता है। और इनफैक्ट अल्कोहल में अगर इन्होंने एक्सट्रीम अल्कोहलिज्म करा है तो सेरिब्रम भी डिप्रेस हो जाता है एक्शन में। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल देयर पोस्चर एंड बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल अल्कोहल के बारे में ये कहना कि ये सेरिबेलम के एक्शंस को सप्रेस कर देता है, बिल्कुल मोर देन 100% करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इतनी बातें हमें मालूम रहनी चाहिए सेरिबेलम के एक्शंस को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, और कौन से पार्ट्स हैं हाइंड ब्रेन के। सो द नेक्स्ट इज दैट इज पोन्स। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज पोन्स। और जो सेंटर्स पोन्स में होते हैं, सेंटर्स प्रेजेंट इन पोन्स are called as pontine center. पोन्टाइन सेंटर्स, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग अगर देखें, एक है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का सेंटर पोन्स में होता है। अगर हम लोग देखें न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखा है पहले, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एस्पिरेशन वाले में सर। यस करेक्ट। और हम लोगों ने एक और सेंटर भी देखा था, तो मेरे ख्याल से हम लोग जानते हैं ये कहाँ है, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये भी रेस्पिरेशन में ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि मेरे ख्याल से आप आंसर काफी आसानी से कर भी सकते हो। सिंपल क्वेश्चन पॉन्स में ये पूछे जाते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर इन पॉन्स causes origin of respiratory rhythm. ट्रू सर। True. Sir, false. False. वेरी गुड, ये फॉल्स है। लेकिन ये आप लोग को एक्सप्लेन करना कैसे फॉल्स तो है, लेकिन कैसे। सर मेडुला में होता है ओरिजिन रेस्पिरेटरी। वेरी गुड, Yes, यस sir. यू आर राइट। आपको ध्यान रखना है, ओरिजिन के लिए मेडुला नहीं होता है, मतलब ओरिजिन के लिए पॉन्स नहीं होते हैं, और इट इज मेडुला जिसके अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। ओरिजिन होता है मेडुला में। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये अगर एक और ओरिजिन को काट के यहाँ पे क्या लिखना चाहिए जिसके कारण ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। यस Maintain. मॉडरेशन। हाँ, Modulation. मॉड्यूलेशन, Regulation. वर्ड यस मॉड्यूलेशन। तो ओरिजिन दैट इज रिलेटेड टू मेडुला, लेकिन मॉड्यूलेशन दैट इज रिलेटेड टू पॉन्स। ये एक यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अदरवाइज हम लोग न्यूमोटैक्सिक और ये एपन्यूस्टिक सेंटर दोनों रेस्पिरेशन में देख ही चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से देखने की जरूरत नहीं। बट देन ये आप ध्यान रखोगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये यहीं पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस नर्वस सिस्टम में।
पॉन्स का हमें एक्शन पता रहना चाहिए। इतनी ही बातें हैं, लेकिन बट देन वी शुड रिमेंबर, वी शुड बी कॉशियस। ओरिजिन पूछा जा रहा है या फिर मॉड्यूलेशन पूछा जा रहा है रिदम का। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडुला। किसी जमाने में मेडुला को हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते थे, लेकिन आज के डेट पे अब जो है इसको मेडुला ही कहा जाता है, तब इसको हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा वी डोंट राइट। बट देन यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान में रखने हैं। यही मेडुला इट कंटिन्यूज बियॉन्ड फोरामेन मैग्नम एज स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सीएनएस के जो हम लोग पार्ट्स देखते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए ही हैं। और ये फोरामेन मैग्नम किसका मॉडिफिकेशन है? ऑक्सीपिटल बोन का। उसी ऑक्सीपिटल बोन में आप देखोगे ओपनिंग है, जिसके थ्रू जो है वो ये सीएनएस एग्जिट करते हैं एज अ स्पाइनल कॉर्ड। बट देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें सेंटर्स याद रखना है, यानी कि फंक्शंस क्या क्या है मेडुला के फंक्शंस। तो ये आप ही लोग बताओगे, आई विल राइट हियर, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते हो। इमेटिक सेंटर। वेरी गुड। वोमिटिंग सेंटर कहो या इमेटिक सेंटर, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद डिग्लूटिशन, स्वेलोइंग सेंटर, जो भी आप कहना चाहो, सेंटर। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन सेंटर, सिक्रीशन सेंटर, सेंटर। और दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर। सर्कुलेशन। और साइट ऑफ सेंट्रल केमोरिसेप्टर, ये भी हम लोगों ने रेस्पिरेशन में देखा है, ठीक है। और VMC, something called as VMC, that is vasomotor center, VMC vasomotor center। और vasomotor center क्या है? ब्रेक द वर्ड। वेसल्स का मोटर सेंटर, यानी कि ये क्या डिसाइड करते हैं? वेसो कंस्ट्रिक्शन वैसोडाइलेशन एंड वेसोडाइलेशन, ठीक है। तो ये वेसो कंस्ट्रिक्शन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अगर मानो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर वेसल्स डायलेट करेंगे तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होंगे। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि वेसोमोटर सेंटर के कारण ये बीपी रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। और आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हो कि इस मामले में हाइपोथैलेमस और ये मेडुला दोनों के फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों ही ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं। That's what absolutely this is correct to say. Now next आप आ जाओ, that is cardiopulmonary कपलिंग। ना इसका क्या मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी कपलिंग? मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ये कहने का मतलब है। जैसे अगर हम लोग देखें एक्सरसाइज, जैसे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक फिजियोलॉजिकल काम पूरा किया जा रहा है, तो आपने कभी ये नोटिस करा है कि इस एक्सरसाइज के समय में ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो रहा है और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है? ये दोनों कैसी? तो दोनों दो डिफरेंट सिस्टम्स है, दोनों तो अलग, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, लेकिन फिर भी एक काम को पूरा करने के लिए दोनों अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं। तो इसमें रोल किसका होता है? मेडुला का, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दोनों के एक्शंस को जोड़ते हैं।
दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। इसीलिए आप क्या देखते हो, बहुत बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट कंप्लेन करेंगे ब्रेथलेसनेस, कहेंगे कि मैं सांस ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, और एग्जामिनेशन में पता चलता है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खराब है। और बहुत बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं और पता चलता है ये प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज आपको ध्यान रखना है ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, and there is adequate coupling, and that is called as cardiopulmonary coupling. Site is medulla. तो प्लीज आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। मेडुला में देयर इज वोमिटिंग सेंटर, डिग्लूटिशन सेंटर या स्वेलोइंग सेंटर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, सेंट्रल केमोरिसेप्टर, वेसोमोटर सेंटर, and yes, this is the site of cardiopulmonary coupling. ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें? Yes, sir. यस Yes, sir. यस। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हमें मालूम रहना चाहिए इन लेवल 1 अबाउट द ब्रेन। इसके अलावा कुछ डिजीजेस भी हैं, हचिंगसन, कोरिया एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन ये हम लोग लेवल 2 में देखेंगे इन डिजीजेस के क्या आधार हैं। तो एक तरफ आप देखोगे डोपामाइन कम हो जाता है, कभी आप देखोगे ऐसा भी डिजीज है जिसमें डोपामाइन हाई हो जाता है, एक ऐसा डिजीज है जिसमें एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है, एक ऐसा भी डिजीज है समथिंग कॉल्ड एज चूरू डिजीज, जो कि ऐसे माइक्रोब्स के इनफैक्ट दैट इज बिकॉज ऑफ रादर वी कैन से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज प्रायोन्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे लेवल 2 में, लेकिन लेवल 1 में हमें इतनी बातें जरूर अच्छे से मालूम रहनी चाहिए अबाउट ब्रेन। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग वी विल टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग रिफ्लेक्सेस के बारे में देखेंगे, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में समझेंगे। मेरे ख्याल से आपने 10th में भी जरूर देखा होगा, लेकिन 11th में काफी आपको डिटेल